कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को गद्दार कहा। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी की अर्बन नक्सल जैसी मानसिकता बताते हुए कहा वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वही राहुल गांधी के इस विवादित बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने विवादित बयान को लेकर एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर सियासी पारा हाई है। पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर राहुल गांधी ने विवादित टिप्पणी की। राहुल गांधी ने रायबरेली के लोधबारी गांव में विवादित टिप्पणी की। विवादित बयान देते हुए दोनों को गद्दार कहा और देश बेचने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। संविधान की मूल भावना को कमजोर किया जा रहा है। देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। वहीं राहुल गांधी के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया। राहुल गांधी की मानसिकता नक्सलियों जैसी, राहुल गांधी की सोच अर्बन नक्सल जैसी, राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया। लगातार हारते हारते उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। पूरी दुनिया के साथ आज खाड़ी देशों के युद्ध के साथ संकट है। उस संकट में पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, लेकिन ये और इसकी पार्टी और विपक्ष इस संकट में भी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के द्वारा नकारी हुई रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड नेता हैं, रिजेक्टेड पार्टी है, और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है। जो उनकी नाकामियां उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट की, वो चाइना के हक में जाकर बोले, वो प्रधानमंत्री जी के प्रति जितना जहर उगलते हैं, उनकी नफरत जो है वो फ्रस्ट्रेशन है। क्या है, जब वो देखते हैं कि प्रधानमंत्री दूसरे मुल्क में जाते हैं, उनको बहुत बड़े बड़े सम्मान मिल रहे हैं, उनको लगता है यहाँ तो मुझे होना था, यहाँ तो मुझे होना था। जो उनके परिवार ने उनको समझाया है, पढ़ाया है, दिखाया है, वही उनके मुंह से बाहर निकल रहा है। राहुल गांधी ने पहले भी कई दफ़ा प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणियाँ की है और जिसको हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी है। हर बार कहीं नहीं है कांग्रेस, आप देखेंगे। और फिर राहुल गांधी ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ करता है। राहुल को मोदी शाह गद्दार क्यों लगते हैं? चुने हुए पीएम को गद्दार कहना कितना सही? क्या देश में आर्थिक तूफान आ रहा है? और राहुल गांधी के बयान पर आप क्या कहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, आज ये जो मामला है वो खालिस राजनीति का है, तो इस मामले पर हम बात करेंगे, क्योंकि देश का जब कोई बड़ा नेता कुछ बात कहता है तो उस पर राजनीति होती है। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें पहला और अहम सवाल है, देश के चुने हुए निर्वाचित नेता को गद्दार कहना कितना सही है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल, राहुल गांधी का बयान अर्बन नक्सल वाली सोच है क्या? दूसरा सवाल ये हमारा। तीसरा प्रश्न, राहुल गांधी के बयान पर आम जो कॉमन पीपल है वो क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको पब्लिक सपोर्ट चाहिए। तो क्या ऐसे बयानों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को मिल रहा है? इस पर हम बात करेंगे। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर
सियासी घमासान मचा हुआ है। और राहुल गांधी की बात करें तो ये कोई नया बयान नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो विवादित बयान दे चुके हैं। जो सबसे लेटेस्ट है ये जो उनका जो आप बयान आप सुन रहे थे, जिसको लेकर इतना बवाल है, वो रायबरेली में थे, उनका संसदीय क्षेत्र है। वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ आरएसएस को लपेटा है। इसके पहले भी वो कई बार विवादित बयानों के जरिए सुर्खियों में रहे हैं। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त अवधेश उपाध्याय जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं विष्णु पांडे जी, और वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और मृगेंद्र चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में कांग्रेस की तरफ से भी उनके प्रतिनिधि जुड़ेंगे। दो बातें हैं अवधेश जी। पहली बात कि किसी ने आपके ऊपर एक पत्थर फेंका, तो रिटेलिएशन में आप क्या करो उन पर या तो पत्थर को एक्सेप्ट कर लो, या घुमा के आप 4 पत्थर मार दो। उन्होंने जो कहा सो कहा, ठीक है, उसको संयमित तरीके से कहा जा सकता था, तंज के तौर पर भी कहीं बात कही जा सकती थी, जवाब दिया जा सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, जवाब देना चाहिए जब इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, लेकिन उसमें शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए थी। तंज में शब्दों का चयन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि नितिन नवीन ने कहा, उन्होंने जो संज्ञा, जो उन्होंने विशेषण का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए, वो तंज के तौर पर था, और उन्होंने हमला भी बोला और उस पर उतना विवाद नहीं है। बट उसके बाद अर्बन नक्सल, तो फलाना ढिमकाना, तो ये सब बातें जब कही जाती है तो फिर बात बराबर वाली हो जाती है कि उधर से भी आया तो इधर से भी कहा गया। जी अवधेश बोलूं धर्मराज जी? मैं हाँ प्लीज प्लीज बोल, आप ही को बोलना है सर। धर्मराज जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने आज जो है देश के प्रधानमंत्री के लिए गद्दार कहकर उनका अपमान किया है, ये अपमान प्रधानमंत्री जी का नहीं है, ये अपमान देश के उन सभी नागरिकों का है जिन्होंने प्रधानमंत्री को चुनकर संसद तक भेजा है, जिन्होंने एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री चुना है। और एक बार नहीं, तीसरी बार लगातार उन्हीं प्रधानमंत्री पर विश्वास जनता ने दिखाया, उस जनता ने, जिसका अपमान आज राहुल गांधी जी ने किया है। और ये बात सच है, आप कह रहे हैं कि तंज नहीं कहना चाहिए, बात सही है। देखिए, आप कुछ भी कहिए किसी के लिए, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है भारत की राजनीति में किसी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। और यहाँ तो आपने देखा होगा, राहुल गांधी क्या कांग्रेस के नेता आए दिन प्रधानमंत्री जी को गालियां देते हैं, जिन्हें कैसी कैसी गालियां मैं कह भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी को छोड़िए, उनकी माता जी को तक नहीं छोड़ा उन्होंने। ये भाषा राहुल गांधी जी की उन्हीं के लिए है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, और जो जब राहुल गांधी देश का अपमान करते हैं, मोदी जी का अपमान करते हैं, तब जो देश के दुश्मन है उन्हीं के लिए तालियां बजाते हैं राहुल गांधी जी के लिए। उन्हीं सबको खुश करने के लिए राहुल गांधी ने ये भाषा बोली है, और ये सच्चाई है। जब जब राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, मोदी जी का अपमान किया है, तब तब राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए पाकिस्तान में तालियां बजी हैं। और ये पहली बार नहीं देखा, आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान सरकार में एक मंत्री थे फवाद हुसैन, जब 2023-24 में राहुल गांधी जी विदेश गए थे, जब उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया था विदेश में, तब उसी फवाद हुसैन ने कहा था कि भारत में एक लीडर है बस, राहुल गांधी, फायर ब्रांड लीडर। और वो फवाद हुसैन जो हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है, जो हमेशा भारत के लिए जहर बोलता है। और इसी तरह से आप देखिए, जो आतंकी संगठन को चलाने वाला हाफिज सईद है, उसने खुद कहा था कि कांग्रेस मेरी सबसे पसंदीदा पार्टी। और इसीलिए आप देखिए ना, जितने ये बात करते हैं प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, देश का अपमान करना, इसकी तारीफ हमेशा पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान के नेताओं की बयानबाजी वहां से आ जाती है। तो क्या कहा जाए इसके लिए? अरे आप गद्दार किसके लिए कह रहे हैं? गद्दार आप उनके लिए कहिए ना जिन्होंने अपने शासन काल में देश के टुकड़े कर दिए। गद्दार आप उनको कहिए जिन्होंने भारत से एक बांग्लादेश बना दिया।
गद्दार आप उनको करिए जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस प्रधानमंत्री ने कश्मीर में 370 और 35 लगा दिया। गद्दार आप उनको कहिए, उस प्रधानमंत्री को कहिए जिस प्रधानमंत्री ने भारत चीन युद्ध के समय में 38,000 किलोमीटर जमीन चाइना को दे दी। अरे आप ऐसे युग पुरुष को, ऐसे विकास पुरुष को आप गद्दार कह रहे हैं जो हमेशा देश हित की बात करते हैं, 24 घंटे 12 महीने 7 दिन बिना रुके बिना थके काम करते हैं। देश की जनता जान रही है और इसीलिए देश की जनता उनको विश्वास भी कर रही है। फिर कांग्रेस का क्या हाल है, 2014 से अब तक क्या हुआ, पूरी तरह धीरे धीरे साफ होती जा रही है। मुश्किल से 4 राज्यों में सरकार बनकर रह गई है इनकी कांग्रेस की। ठीक है, जो मंथन करना शब्दों का चयन कर, चलिए ठीक है। आदेश जी, ठीक है। आदेश भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, आदेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी क्या जब मंच पर माइक पकड़ते हैं, सामने उनको 2-4-10 हजार लोग मिल जाते हैं तो फ्लो में ऐसी बातें कह जाते हैं जो उनको कहना नहीं चाहिए। कुछ लोग उसको अलग अलग हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं कि मन की बात वो एक्सप्रेस कर देते हैं और उनके शब्दों के चयन को लेकर लोगों को बड़ी आपत्ति है कि जिस तरीके का वो शब्दों का चयन करते हैं। राजनीति में जिस ओहदे पर आप हैं वहां पर शब्दों की मर्यादा बहुत मैटर करती है और उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। धर्मराम जी, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जब कहा उससे पहले उन्होंने क्या क्या चीजें आपके सामने रखी और उन तमाम चीजों को अमेरिका भारत के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उल्टा हमारे प्रधानमंत्री के लिए कह देते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का राजनीतिक कैरियर ही खत्म कर दूंगा। हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को जो पिछले 35 से 40 साल से बुजुर्ग भी वहां पे रह रहे हैं, उनको भी हथकड़ियां और बेड़ियों में डाल के भेजा जाता है। जिस तरह से ट्रेड डील हुआ, जिस तरह से हमें पेट्रोल पे डीजल पे पूरी दुनिया में हर देश ये स्वतंत्र है कि जहां से उसको जो चीज अपने देश के लिए अपने लोगों के लिए सस्ती मिलेगी, अच्छी मिलेगी, वहां से वो लेगा। लेकिन अमेरिका तय करेगा कि भारत कहां से कच्चा तेल लेगा, कहां से पेट्रोल लेगा, कहां से डीजल लेगा। और वो जो एक दबाव है वो एप्स्टीन फाइल के कारण है, किन चीजों के कारण है। भारत के अंदर भी संविधान को किस तरह से कुचला जा रहा है, संविधान को किस तरह से बदला जा रहा है, संविधान के साथ किस तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा है, किस तरह से जो है गांधी जी को अपमानित किया जाता है, किस तरह से सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट जिसको दुनिया मानती है, इतने अवार्ड उनको दुनिया से और भारत से मिले, ऐसे व्यक्ति को 6 महीने जेल में डाल देते हैं और चार्जशीट भी फाइल नहीं हो पाती। मणिपुर के अंदर किस तरह से हमारी बेटियों को निवस्त्र करके घुमाया जाता है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। इन नौजवानों के लिए किस तरह से बराबर पेपर लीक हो जाते हैं और जो लोग वहां पे बड़े ओहदों पे काम करते हैं उनको ट्रांसफर करके उससे और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सिस्टम है, हमारा एक तरीका है काम करने का, उस तमाम तरीके को बाईपास करके चंद लोगों के लिए देश में काम हो रहा है और गरीब और कमजोर किसान, मजदूर, जो छोटे व्यापारी सबको कुचला जा रहा है। इन तमाम चीजों के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे ये देश के साथ गद्दारी हो रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के साथ 2020 के अंदर अगर हमारा जीडीपी में सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा तो किसानों का रहा और मनरेगा के मजदूरों का रहा, लेकिन उस मनरेगा की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। ये तमाम वो ऐसी चीजें जिनसे दिखता है कि जिसके साथ खड़ा होना चाहिए सरकार उसके साथ ना खड़े होके उन पूंजीपति लोगों के साथ खड़ी है जो आज भारत का पैसा जिस तरह से मुगलों ने, जब मुगलों का शासन था। ठीक है आदेश जी एक मिनट। भारत सरकार जो काम कर रही है 3 लाख करोड़ रुपए से सर सुनिए तो
राहुल गांधी को एक मिनट सुनिए, राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि आप जैसा डिक्टेट करेंगे प्रधानमंत्री या बीजेपी उसी तरीके से काम करेगी? उनको उनका अपना प्रेरोगेटिव है, वो जिस तरीके से काम करना चाहे। जिस तरह भारत को लूट के लेके गए थे प्रधानमंत्री जी के दोस्त, उस तरह से भारत की संपत्ति को देश से लूट के ले जा रहे हैं और विदेशों में लगा रहे हैं और अपने नहीं, ये बताइए, नहीं, एक मिनट हाइपर मत होइए आदेश जी, एक मिनट आदेश जी, क्या एक सर सुन तो लीजिए सर, सुनिए, क्या गौतम अडानी और मुकेश अंबानी टेम्पू में भुजिया बेचते थे 2014 से पहले और अचानक 2014 के बाद उनके पास इतना पैसा आ गया? वो भुजिया नहीं बेचते थे लेकिन देश को बेच रहे हैं भाई। वो भुजिया नहीं बेचते थे लेकिन आज देश को बेच रहे हैं। ये आप मानते हैं ना? बेटी बंधुओं के पास एक था, वो एक व्यक्ति को पसंद आ जाता है, सरकार एक्सटॉर्शन करती है उस व्यक्ति का और एयरपोर्ट उसको दे देती है। आज ये मॉडल नहीं, तो एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने की व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? उसमें परिवर्तन किसने किया? वो मॉडल किसने किया? एक मॉडल नहीं, ये देश के एयरपोर्ट्स को के प्राइवेट हाथों में संचालन के लिए दिया जाए, ये व्यवस्था किस सरकार में हुआ था? ये व्यवस्था अब धर्मराज जी तो 2 मिनट का समय दे देना। हाँ बिल्कुल दूंगा सर, बिल्कुल दूंगा। 91 के अंदर जब हम पहली बार एफडीआई लेके आए और मनमोहन सिंह जी ने एफडीआई को इंट्रोड्यूस किया तो उसके अंदर था कि हमारे पास लेबर है, ना टेक्नोलॉजी और ना पैसा है, हमें टेक्नोलॉजी और पैसा दुनिया के विकसित देशों से लेना होगा और भारत को आगे लेके जाएंगे। उस टाइम पे टेलियन भी भारत में नहीं बनता था, वीसीआर और कलर टीवी भी लोग सिंगापुर से जाके लेके आते थे, एक व्यक्ति का टिकट दूसरा व्यक्ति फ्री लेके देता था कि मेरा एक वीसीआर लेके आ जाना, ये परंपरा थी। हमने उस चीज को पहचाना, सरकार ने पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी में प्रोविजन था कि दुनिया की कोई भी कंपनी आके भारत में भारत सरकार के साथ या भारत के किसी उद्योगपति के साथ अपना इन्वेस्ट कर सकती है और 49% स्टेक मैक्सिमम उसका उसमें रहेगा। और उस पैसे से उस कंपनी के अंदर अगर 300 कर्मचारी काम करते हैं और वो कर्मचारी किसी कारण से वो आदमी उस फैक्ट्री को बंद करना चाहता है तो सरकार से अनुमति लेगा। और उसके साथ एक थर्ड क्लोज और था बहुत महत्वपूर्ण कि उस कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 70% पैसा भारत के किसी कोने में रीइन्वेस्ट करेगा और बाकी बचा हुआ पैसा सरकार की अनुमति से दुनिया में कहीं ले जा सकता है। ये 3 महत्वपूर्ण थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये देश बिक जाएगा, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ चाहता हूं, जब पहली बारी वाजपेयी साहब की सरकार बनी 13 महीने की, उसी सरकार 49% से बढ़ा के इन्होंने भारत दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए ऑप्शन किया 76% कि उसका स्टेक की बजाय 76% हो सकता है। जो लेबर पॉलिसी थी उसमें कहा कि 700 व्यक्ति तक के कारखाने को कभी भी बंद कर सकता है। और जो चलिए ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं। ठीक है आदेश जी, ठीक है। विष्णु पांडे जी, ठीक है, विष्णु पांडे जी ये बात बताइए, राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए क्या बोलते हैं इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका विपक्षी धर्म है, उनको कहना चाहिए। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं कि विष्णु पांडे आप बोलिए, एक ये लहजा हो गया, एक मैं बोलो विष्णु पांडे बोलो, दोनों चीजें मैं क्या आपसे 1 to 1 हो रहा हूं ना। एक विष्णु पांडे बोलो और एक विष्णु पांडे बोलिए। राहुल गांधी जब फ्लो में बोलते हैं तो ये जो हमारा जो बातचीत का कम्युनिकेशन का लहजा है वो उनका उसी डिक्टेटर वाले मूड पे आ जाता है और वो जो बात कहना चाहते हैं वो उस दिशा में नहीं जाकर कहीं और चली जाती है। जो बातें सर ने कही, आदेश जी ने कहा, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि उन्हें सब बातें गलत कही हैं, लेकिन जब आप उस बड़े मंच पर बड़े चेहरे हो, बड़ी बातें करते हो, तो आप सिर्फ आप जो मुद्दा आप बोल रहे हो उस पर चर्चा हो, इसलिए बहुत जरूरी हो जाए कि उन बातों को कहने के लिए जो आप शब्द गढ़ रहे हो वो बिल्कुल पर्टिकुलर हो और वो अर्थ का अनर्थ ना करे। जैसे विष्णु पांडे बोलो और विष्णु पांडे बोलिए। देखिए धर्मराज जी, ये ना पहली बार देश की जनता और हम लोग नहीं देख रहे। आज ये देश देख रहा है कि कांग्रेस भी किस तरीके से भाजपा को सपोर्ट कर रही है। आज जब आपको बिल्कुल सीधे
आज की डेट में जब नीट जैसा विशेष मुद्दा 22 लाख बच्चों का एग्जाम अब होने वाला है, कि महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, जो भाजपा 12 साल में नाकाम रही मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पे चर्चा होनी चाहिए, तो क्या कांग्रेस के पास सीधा जवाब पूछने के लिए नहीं है? इसका मतलब क्या है कि आप जब आज इस देश जो है कितने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और कांग्रेस कह रही कि बहुत बड़ा आर्थिक आने वाला है, तो आप एक सुपुर्दा छोड़ देते हो, जाओ। अब क्या होगा कि पूरा मुद्दा ही डाइवर्ट हो जाए। मतलब कांग्रेस क्या चाहती है कि भाजपा को, जो जिस टाइम पे भाजपा सरकार आज बैकफुट पे खड़ी है, वो इस टाइम पे उसको गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए पब्लिक के लिए, इस टाइम पे आए और कांग्रेस के राहुल अध्यक्ष जी ने सीधा ऐसे कवर कर दिया। मतलब आज हम जिस मुद्दे पे डिबेट होनी चाहिए, मेरे हिसाब से वो डिबेट किसी और मुद्दे पे हो रही होती। तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी भी भाजपा की बात बोल रही है। वो चाहती नहीं है कि इस देश में महंगाई पे चर्चा हो, वो चाहती नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग हम किस तरीके से फेल हुई सरकार को, कि लोगों को पता लगे, मेक इन इंडिया क्या था वो पता लगे लोगों को, स्किल इंडिया क्या था वो पता लगे लोगों को, समझ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां ही मिलके देश की जनता को एक तरीके से बेवकूफ समझती हैं। ये बस चाहते किसी भी तरीके से नीट का मुद्दा छुप जाए। 22 लाख बच्चों के प्रति एक बात बताइए, इतनी संवेदनशील मुद्दा है, क्या मोदी जी ने, क्या अमित शाह ने एक ट्वीट नहीं हुआ? क्या सरकार को अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए किसी मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इस मुद्दे को खींचा जाता, इस मुद्दे में जवाबदेही एक पार्टी मुंह से मांगती, तो क्या किया? एक ऐसी स्टेटमेंट आप दे देते हैं जिस स्टेटमेंट में आपको उसका कोई मतलब नहीं है। जो आपने बात बोली अर्थ का अनर्थ हो जाए, पूरा डिबेट मुद्दा घूम जाए। आज इस तरीके के लोग कितने परेशान हैं, आप करोड़ों के जो सुनार हैं वो परेशान है, वो कुछ नहीं पता। ठीक है, आप एक तरफ सरकार के कुछ और कहती है, उनके वादे कुछ और थे, ग्राउंड पे आज कुछ और है। उन मुद्दों पे आज चर्चा ना होके कांग्रेस जानबूझ के भाजपा को एक सेफ बॉल दे देती है खेलने के लिए, कि बस वो मुद्दा जो है नेशनल टीवी से हट जाए। किसी भी तरीके से नेशनल जो असली मुद्दे हैं इस देश में, 7%, 6 महीने में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है, क्या ये मुद्दा नहीं है इस देश में? अब जो एग्जाम होने वाला है, संसद में कहा था कि जो नीट के जो एग्जाम्स हुए थे, जो ब्लैकलिस्ट कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे, क्या मुद्दा नहीं है? फिर दोबारा वही चीजें हो रही हैं। तो भाई ये तो अपना फर्ज निभा ही नहीं रही है, तो दोनों एक ही भाषा बोले जा रही है और जनता को बेवकूफ बनाई जा रही है, दोनों की दोनों पार्टियां बैठ के। ठीक है, अब मृगेंद्र जी, अब मैं आपके पास आता हूं। विष्णु जी ने एक अच्छी लाइन दी है और एक सवाल तो आदेश जी बेहतर तरीके से देंगे, उनके पास जब मैं जाऊंगा। आपके पास में मुख्य तौर पर राहुल गांधी के पास के मुद्दों पर आता हूं। पहली जो बातें कह रहे हैं, पहली बार उन्होंने इस तरीके की बात नहीं की। दूसरी बात जो बड़ी एक चर्चा का विषय होता है, राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस को फायदा कितना पहुंचा रहा है, नुकसान कितना पहुंचा रहा है? क्योंकि एक बड़ा तबका है जो फ्लोटिंग वोटर्स बोलते हैं ना, इस देश में 3 तरीके के लोग हैं। एक जो सरकार के कट्टर समर्थक है, उनको अब लाठी मार दो, वो वाले हैं जो बोलेंगे 400 रुपया लीटर पेट्रोल भी हो जाएगा लेकिन हम इन्हीं को वोट देंगे। एक है कट्टर विरोधी, उनको बोलो भाई 10 रुपया लीटर पेट्रोल कर देंगे, फिर भी बोलेंगे इनको वोट नहीं दूंगा। एक होता है फ्लोटिंग वोटर, जो मूव करता है, जो सरकार बनाता है और बिगाड़ता है। और राहुल जी जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कब कहां किस इशू को उठाना है, इस चीज को वो और उनकी टीम नहीं समझती है, जिसका नुकसान लॉन्ग रन में कांग्रेस पार्टी को पिछले कुछ सालों में भुगतना पड़ रहा है और अगर यही स्थिति रही तो आगे भी भुगतना पड़ेगा। मृगेंद्र जी, इसमें ऐसा है, जो आपने 3 कैटेगरियां बताई हैं, उसमें जब व्यक्ति कट्टर विरोधी बनता है या कट्टर समर्थक बनता है, उसमें 2 फैक्टर काम करते हैं, सोशियो रिलीजियस फैक्टर और फाइनेंशियल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। तो जो सोशियो रिलीजियस फैक्टर होंगे, जैसे मुस्लिम इम्पीचमेंट चलती है या और जो कास्ट पॉलिटिक्स खेला जाता है, दलित कार्ड फेंका जाता है, तो समय के साथ कांग्रेस ने वो तो खो दिया है, पर मुस्लिम जो है अभी भी कांग्रेस ऑप्शन देखता है, तो वो तो किसी भी कीमत में भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा, जो फाइनेंशियल, जिनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले हैं, जिनको अंडर द टेबल नौकरियां मिल जाती है ना किसी पार्टी से, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो कट्टर समर्थक रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, क्योंकि हमें इन्होंने रोजी रोटी दी है, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, जमीन पे काम करते हैं, हमें पता होता है इन चीजों का। जो फ्लोटिंग है ना, उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, वो देखते हैं कि भाई, या जो उसमें समाज में धारणा चल रही होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने पड़ोसी को देख के भी सीखता है। 4 आपके पड़ोस में 4 लोग जो बात करते हैं ना, तो व्यक्ति का रुझान बदलता है। ये जो है एक साइकोलॉजिकल स्टडी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो राहुल गांधी जी के साथ समस्या ये है कि एक तो उनका जमीन से जुड़ाव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको राजनीति विरासत में मिली है, ना कि उन्होंने जमीन से लड़के लिए। दूसरा जो है, उनको जो भारत की जनता है ना, उसकी नब्ज नहीं पता है। उनको लगता है कि जो उनको पार्टी में ट्रीटमेंट मिलता है, कि देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर आज कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो राहुल गांधी जी के सामने उनके खिलाफ थोड़ा सा भी बोल दे, उनको ये करेगी आप में एक कमी है। उसको पता है अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वहां पर जो है प्रेम चापलूसी चलती है। मृगेंद्र जी, ऐसा तो बीजेपी में भी है, मोदी साहब के सामने भी कोई नहीं बोल सकता। आप समझे नहीं ना, मैंने दो बातें बोली है। भाई मोदी जमीन से उठ के आए, उनको पता कि जनता में कैसे बोलना है। हाँ, ये तरीका है। नहीं, एक मिनट, पार्टी के टॉप लीडरशिप में, बीजेपी में तो मैंने कई सांसद मुझे बताते हैं कि जब सांसदों की मीटिंग होती है तो मोदी साहब के सामने अपने हाथ भी नहीं उठा पाते। मैं आपकी हर पार्टी आ रहा हूँ, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ ना कहां से आ रहा है। मोदी जी ने चलो अपनी पोजीशन बना ली होगी अभी, ठीक है, उन्होंने लेट बनाई है। ऐसा नहीं था आज से 10 साल पहले कि सब उनको इज्जत देते होंगे पार्टी में, ऐसा नहीं था। कंपटीशन भी था, आप समझते हैं। गडकरी जी का भी एक एपिसोड रहा है, सब एपिसोड आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पर राहुल गांधी जी को बचपन से वो ट्रीटमेंट मिला है, उनको ये बिल्कुल नहीं पता है कि कहाँ उनको नरमाना है, कहाँ उनको ढंग से बात करनी है। तो जो जनता का एक्सपोजर है वो कम होने की वजह से उनकी जो लैंग्वेज है वो अथॉरिटेटिव होती है, और इसका वो नुकसान उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि उनके पास एक स्ट्रांग लीडर जो नहीं है। वहां पर जो है आज भी परिवारवाद चलता है, और जब तक ये परिवारवाद कांग्रेस में रहेगा तब तक जो है कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और राहुल गांधी आज या कल जब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, बिल्कुल उठाना पड़ेगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उनको अपनी जो भाषा चेंज करनी ही पड़ेगी। ठीक है। अब अवधेश जी क्या बोल रहे थे? अब आप बोलिए सर। आप म्यूट है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए अवधेश जी। अनुराग जी, आदेश जी बार-बार, आदेश जी नहीं, सभी कांग्रेस के नेता बार-बार पूंजीपतियों की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी 25,000 करोड़ का कोयला का टेंडर दिया गया था अडानी ग्रुप को, क्यों दिया था भाई? राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, आदेश जी सुन रहे हो आप? सुन लीजिए आराम से। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी 65,000 करोड़ का टेंडर अडानी ग्रुप को मिला था, ठीक है। केरल में इनके सहयोगी दल की सरकार थी, तब 7,400 करोड़ का 7,400 करोड़ का टेंडर दिया गया था अडानी ग्रुप को। बंगाल में 35,000 करोड़ का टेंडर दिया गया था, इन्हीं की सहयोगी दल की सरकार थी वहां पर, टीएमसी की। तमिलनाडु में जब इनके सहयोगी दल की सरकार थी 4,500 करोड़ का टेंडर दिया गया। ऐसे जने कितने राज्यों में जब इनकी सरकारें थी तब ये उन्हीं के खाते थे, उनको बुलाते थे, आओ भाई इन्वेस्ट करो। वो नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? आज जब इनकी सब जगह सुपड़ा साफ होता जा रहा है तो वही लोग जो इनकी एक तरह से इनकी रोजी रोटी चलाते थे, जो इनके राज्य में बेरोजगारी को दूर करते थे, जो नए बिजनेस से चलाते थे, आज उन्हीं पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपने कहा था कि भाई पहले 2014 से पहले क्या अडानी अंबानी के भूखे बेचते थे? अरे आदेश जी बताइए ना, अंबानी जी एक समय ये भी था, इंदिरा गांधी जी के समय में अंबानी जी आते थे दिल्ली मिलने, उनसे डायरेक्ट बिना किसी के परमिशन के अंदर जाते थे, अंदर उनकी मुलाकात होती थी इंदिरा गांधी जी से। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करना कि जब हम पे है तब तो सब कुछ ठीक है, हमारे साथ है, अगर हमारे साथ नहीं है तो वो चोर हो गए। आदेश जी जो भी आप बोल रहे हैं वो कम से कम सोच समझ के बोलिएगा भाई। आप ही के राज्यों की सरकार है जिनके मैंने आंकड़ा दिया है, हजारों करोड़ रुपए का टेंडर आपने अडानी ग्रुप को दिया, अंबानी ग्रुप को दिया। बात कर रहे हैं ये तेल की बात कर रहे हैं। अरे भाई 70 साल आपकी सरकार रही, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपने कितने तेल के कुएं बनवाए इसमें दिल्ली भारत में, बताइए आप बता सकते हैं? जितने भी तेल रिजर्व करने की जगह बनी है वो अटल जी के शासनकाल में बनी है या फिर मोदी के शासनकाल में बनी है? आप मुझे एक स्थान बता दीजिए कांग्रेस ने जो बनवाया हो। दूसरी बात, तेल संकट चल रहा है, तेल गैस संकट चल रहा है, हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में चल रहा है, और हमारे यहाँ तो 3 रुपए बढ़े हैं। और जगह आप देखिए, मैं बता देता हूँ धनराज जी, आप देखिए पाकिस्तान में 55 रुपए बढ़े हैं, ठीक है, अमेरिका में 45 रुपए बढ़ाए हैं, दक्षिण अफ्रीका ने 33 रुपए बढ़ाए हैं, उधर कनाडा में 32 रुपए, चीन में 22 रुपए, ब्रिटेन में 19 रुपए, जापान में 10 रुपए, हर जगह। और सुनो, कुछ देश तो ऐसे हैं धनराज जी जहाँ तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, गैस की राजनीति की जा रही है। हमारे देश में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अपील की है कि भाई आप सतर्क हो जाइए, सतर्क होना कोई गलत तो है नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो हो, ये नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में रोने की काम मत करना। फिर 2013 में तरह के जब संकट हमारे देश में आया था धनराज जी, आदेश जी को पता होगा, आदेश जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, तब कांग्रेस के जो पेट्रोलियम मंत्री थे, ठीक है,
उन्होंने ये एक संदेश दिया था देश के लिए कि भाई कोई भी पेट्रोल पंप 8 बजे के बाद शाम को नहीं खुले। ऐसा तो कोई आदेश जारी नहीं किया है मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने या भाजपा सरकार ने। भाई उन्होंने ये कहा है देश के हर नागरिक को सतर्क रहना चाहिए, कभी भी कुछ हो सकता है, आपदा आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम अगर सक्षम है, सही है, तो कोई दिक्कत है इसमें। अपील की गई है, अब आनंद जी का मन करे तो करे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। देखिए इस तरह से तेल के नाम पर राजनीति कर रहा प्रधानमंत्री को नहीं सर मैं एक मिनट में देखिए, अरे उनको मैंने कहा ना, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसमें राजनीति करने का पूरा हक है कांग्रेस पार्टी को, इसमें कोई दो राय नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, धर्मा जी 20 सेकंड, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पाले में फेंक देती है कांग्रेस पार्टी इनकी बीटी में। अरे भाई चुनाव आप लड़ते हो दिल्ली में, लोकसभा में, ठीक है, विधानसभा में। चलिए सर ये टीम भी, चलिए ठीक है, ये वेस्ट ये ए टीम बी टीम वाला मसला रहने दीजिए। देखिए ना, आपकी पार्टी तो भ्रष्टाचार मिटाने आई थी। चलिए ठीक है सर मैं आता हूँ अवधेश जी डॉक्टर साहब आता हूँ आपके पास। देखिए ये टीम बी टीम बोल के अब समय उसमें क्यों जाया करना, आप लोग करते रहिए। देखिए जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी का बयान, उस मामले पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का भी बयान आया है। राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पलटवार किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को संविधान पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए सीएम एक कदम और आगे बढ़ रही हैं। वो कह रही हैं पूरा देश जानता है गद्दार कौन है, कांग्रेस ने इस देश को लूटा है, जनता अब कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस को यह हक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से जवाब मांगे, क्योंकि आज देश की जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कहे जाने के मामले को लेकर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने पलटवार किया है। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के द्वारा नकारी हुई रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड नेता हैं, रिजेक्टेड पार्टी है, और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है, जो उनकी नाकामियां उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि जिस संविधान की कॉपी वो जेब में लेके घूमते हैं, कभी कभार उसको खोल के पढ़ भी लेना चाहिए। जिस सदन के वो नेता विपक्ष हैं, उसी सदन के नेता को जब वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनकी नीच सोच और उनकी भाषा शैली, उनके संस्कार दिखाता है। और वैसे तो पूरा देश जानता है कि देश की आज़ादी के समय से 1947 के बाद से किस नेता ने, किस परिवार ने देश के साथ गद्दारी की है। आज तक जितने भी घोटाले देश में सामने आए हैं, वो इनकी सरकार के समय के घोटाले सामने आए हैं। जनता को पूरी तरीके से नोचने का काम इस सरकार ने किया है। तो इसलिए जनता इस बार भी जब अगले राज्यों के चुनाव आएंगे तो इनसे जवाब मांगने वाली है। अभी जिस तरीके से हार का प्रकरण इनका चल रहा है, आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। ये रोजाना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और रोजाना जनता उनके चेहरे पे करारा तमाचा लगाने वाली है। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। आदेश भारद्वाज का रुख करते हैं। आदेश जी नहीं है। विष्णु जी आपको आवाज आ रही? विष्णु पांडे जी, विष्णु पांडे जी आपको आवाज आ रही है? विष्णु जी अब हाँ ठीक है सर, सवाल मेरा यही है कि आखिरकार वर्तमान राजनीति में, भारत की राजनीति में एक दूसरे को शहमात देना कोई नई चीज़ नहीं है। दुनिया भर में जहाँ भी राजनीति है वहाँ पर शहमात दिया जाता है, लेकिन इन सब के बीच एक मर्यादा की लकीर होती है। और हमने देखा है कि उस मर्यादा की लकीर को हमारे आज़ादी के बाद से देश के राजनेताओं ने, हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता
उसने उसको फॉलो किया है। बट आज की तारीख में वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट हुआ है या हो चुका है। बुरी चीज ये है कि ये ऊपर से हो रहा है। अब अगर ऊपर जो सबसे बड़ा नेता है वही अगर उस नोट पे आ जाए तो नीचे वाले भी तो करेंगे। नीचे वाले करे तो ऊपर वाला डांट दे, धमका दे, बोल दे, या लगे कि ऊपर वाला नहीं बोल रहा तो हमें भी नहीं बोलना चाहिए। स्थिति तो यह है कि आजकल तो ऊपर वाले ही बोल रहे हैं। देखिए, नेताओं को और जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं उनको अपनी भाषा शैली का तो उसमें उनको सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका पर्पस भी होना चाहिए। अगर आप कुछ बिना पर्पसलेस नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मेरा तो बस प्रश्न यही रहा पहले भी कि भाजपा ने जब आज की डेट में भाजपा से पूछना चाहिए कि मैं हूं चौकीदार, एक कैंपेन चलाया था, तो क्या आप नीट की चौकीदारी करने में फेल हो गए? आज ये प्रश्न उठना चाहिए ना सर। मैं मोदी का परिवार, एक कैंपेन चलाया था इन्होंने सर, तो क्या आज उन परिवार की कोई चिंता नहीं इस देश में? परिवारों को लाइन पे छोड़ दिया। इनका एक कैंपेन था 2014 में, सबसे पहली बार बीजेपी का, बहुत हुई महंगाई की मार। आज आप महंगाई का स्तर देख लीजिए, आप कहां पे जा रहा है। ऐसा कोई 2014 से लेके और अब तक 30%, 60%, 70% और बेरोजगारी तो पता ही नहीं कहां पे जाके बैठी हुई है। तो जहां पे इन राष्ट्रीय पार्टियों को बैठ के राष्ट्र नेताओं को इन मुद्दों पे सरकार को, भाजपा को घेरना चाहिए, और आप ऐसी भाषा की शैली प्रयोग कर लेते हैं कि आप सामने वाले को उस पूरे मुद्दे को घुमाने का मौका दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सत्ता के साथ ही तो हैं। आज अगर राहुल गांधी जी ऐसी भाषा दे देते हैं, गद्दार बोलते, देशद्रोही बोलते थे, तो मेरे हिसाब से तो देशद्रोही गद्दार तो वो है जो इन मुद्दों को ना उठाए, जो सरकार से ये ना पूछे, जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट को जो पूछे उनसे कि भैया आज कहाँ गए आप, मोदी का परिवार कहाँ है, आप मैं हूँ चौकीदार। आप 21 महीने में 2 बार नीट एग्जाम के आपका कैंसिल हो चुका है, 3 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। क्या मोदी जी, अमित शाह जी के पास एक ट्वीट का भी टाइम नहीं है? एक ट्वीट भी नहीं है उन 3 बच्चों। इसका मतलब क्या है? सरकार बिल्कुल सो रही है और आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हो और सो जाओ। ठीक है, ठीक है आदेश जी, इसमें 2 पहलू हैं सर। पिछले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है कि देखिए अंबानी, अडानी और क्रॉनी कैपिटलिज्म को लेकर अगर कोई लड़ाई विपक्ष की है उसको लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बात कहिए। मसला ये है कि कहां पर बोल रहे हैं, किनको संबोधित कर रहे हैं, और दूसरा वर्तमान में बड़े इशू क्या हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वो 7 अपील की, कुछ लोग अपील तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि तेल की वजह का क्या इशू है, हॉर्मुज के कारण, जंग के कारण, लेकिन इसके साथ साथ एक पॉलिटिकली भी मैं मान रहा हूं। जैसे एक बात वो बार बार कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है कि 22 लाख बच्चे, अगर एक बच्चे का परिवार जोड़ दें 4-5 लोगों का, तो 1 करोड़ से ऊपर की संख्या हो जाती है जो सीधे तौर पर प्रभावित हुए उससे, एक बच्चा अगर एक फैमिली का है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने एक सेक्टर को लेकर सीधे सीधे जैसी बातें कही, उस सेक्टर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों नहीं करोड़ों में लोग काम कर रहे होंगे। ज्वेलरी सेक्टर, सोना चांदी का जो सेक्टर है, बड़े बड़े मॉल्स हैं, दुकानें हैं, उसमें लाखों लोग काम करते हैं। उनकी आवाज ना उठाकर हर मंच पर अडानी, हर मंच पर अंबानी, जबकि लोग ये देख रहे हैं कि जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर अडानी, अंबानी को प्रॉब्लम नहीं है। आदेश जी। धर्मराज जी, हमने हर इशू को उठाया है, जो भी लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को राहुल गांधी दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, दुनिया में सबसे लोग मिलने वाले व्यक्तियों में हैं। यात्रा उन्होंने की, पूरे देश में लोगों से वो मिले। जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर जल रहा था, अगर उस मणिपुर की कोई चिंता कर रहा था तो कांग्रेस पार्टी थी, उसका नेता था राहुल गांधी। मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक 6000 किलोमीटर की यात्रा की। उसके बाद चाहे दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो, वहां कुली से मिले, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जहां धारा प्रवाह छात्रों के सवाल लें और उनके सवालों के जवाब दें, चाहे दिल्ली के अंदर जो 2 व्हीलर ठीक करते हैं मैकेनिक हो, इन तमाम, चाहे कारपेंटर हो, चाहे मकान बनाने वाले मिस्त्रियों, राजमिस्त्रियों, इन तमाम लोगों से अगर इस देश में कोई मिला तो उसका नाम राहुल गांधी था।
जो हर शहर के अंदर लेबर चौक होता है, अगर उस लेबर चौक पे बैठ के लेबर चौक के लोगों से बात की, उसका नाम राहुल गांधी है। जो किसानों के साथ खेत के अंदर धान लगाता हुआ दिखता है, उसका नाम राहुल गांधी है। जो शहजादे और तमाम तरह की बात करते हैं, अगर वो अपने चरित्र को देखेंगे तो उन्होंने राजे महाराजे भी फेल कर दिए हैं। 5-5 लाख के चश्मे, 2-2 लाख के पेन, 10-10 लाख के सूट, स्वदेशी की बात करेंगे, लेकिन एक भी स्वदेशी चीज उनके बदन पे नहीं दिखेगी। ये आचरण है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं, आपने कहा कि फ्लोटिंग वोट जो होता है वही चुनाव का निर्णायक वोट होता है, वही किसी पार्टी को चुनाव को हराता और जिताता है। ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके उसी फ्लोटिंग वोट को 90 लाख वोट लगभग बंगाल के अंदर काटे, और यही बिहार के अंदर इसी तरह से संरचना पूरे देश में की जा रही है। इसीलिए लोगों की तकलीफें सरकार को दुरुस्त करने की आवश्यकता नहीं है। ना लोगों को, किसानों का दर्द दिखता है सरकार को, ना इन नीट की परीक्षाओं के बारी बारी पेपर लीक हो जाने की डर सरकार को दिखता है, ना कारखानों में सारे उनके जो प्रोटेक्शन देते थे कानून, लेबर कानून, वो सारे कानून सरकार खत्म कर देती है। लेबर से डर ही नहीं लगता है। बेतहाशा लोगों को पार्कों से पकड़ के जिस तरह से नोएडा के अंदर जेल में डाल दिया, 15-15 साल के बच्चों को, सरकार को डर ही नहीं लगता है। किस तरह से होम मिनिस्टर का बेटा रेप करता है और 23 अप्रैल को एफआईआर की शिकायत की जाती है, लेकिन महीनों तक एफआईआर भी नहीं होती। तो इन लोगों को जो डर नहीं लगता, वो इसीलिए नहीं लगता कि जो फ्लोटिंग वोट है, जो सरकार को हराने और जिताने का निर्णय रखता है, उसको तो ये वैसे ही साफ कर देंगे। तो ये जो अंतर है, ये वो अंतर है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि इस बारी वोट नहीं देंगे तो अगली बारी वोट दे देंगे। ये इतनी बड़ी संख्या है कि वो किसी भी चुनाव को इधर से उधर करती है, लेकिन देश का दुर्भाग्य है। इसीलिए संविधान बदलना कोई बिजली के स्विच की तरह नहीं है। सर ये तो ठीक है, आपने ऐसा ही सर आप काफी अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, आपने ठीक है, आपने अपने पार्टी का लाइन पकड़ा हुआ है। जितना मुखरता से इस मामले को आप उठा रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी नहीं उठा रही हैं। जैसे आपने कहा ना कि फ्लोटिंग वोटर कुल 90-91 लाख वोटर थे, जो बाद में काउंटर करने के लिए आए वो 27 या 28 लाख वोटर थे। बाकी के 60 लाख वोटर कौन थे जो आए ही नहीं? भाई 27 लाख तो सरकार ने, वो लोग थे जो जिनके नाम के स्पेलिंग में गलत था, जिनका जो पन था, लेकिन जो है उसका नाम वो लिस्ट से बाहर कर दिया, जिसके लिए ट्रिब्यूनल। एक मिनट, नहीं आदेश जी, अवधेश जी, इस मैटर पे थोड़ी एक बार फिर इसमें पर्सनल चीजें ही मैं कहता हूँ, थोड़ा सा चीजें स्पष्ट हो जाए, क्योंकि आदेश जी पुराने, आप पार्टी लाइन पे बात कर रहे हैं। आप किसी पुराने नेता से आप मिल लीजिए जो चुनाव, जिसने 3-4 चुनाव लड़ लिया है, वो शाम को बता। सर सुनिए, मैं भी लड़ा हूं। हाँ, मुझे पता है, इसलिए मैं आपके अनुभव का पूरा सम्मान कर रहा हूं सर। वो शाम को 6 बजे वोटिंग होगी ना, सुबह 6 बजे उससे पूछ लीजिएगा कि वो जीत रहा है या हार रहा है, उसको पता होता है, और कहां से वो जीत रहा है, कहां से वो हार रहा है, उसको पता होता है। तो ठीक है, पार्टी लाइन पे आप बोल रहे हो, डिफरेंट थिंग है। एक और चीज है सर, व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, मेरे कई परिचित हैं जो कोलकाता में रहते हैं, ये मैंने पहले भी कहा है, फिर कह देता हूँ। वो जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग में 200 वोटर होंगे, वो 200 वोटर माइनस हो गए। क्यों? क्योंकि वो यूपी बिहार से रहने वाले थे और दोनों जगह के वोटर लिस्ट में उनका नाम था। उनको तय करना था कि वो यूपी या बिहार के वोटर रहेंगे या फिर वो बंगाल के रहेंगे। उन्होंने तय किया कि नहीं, वो यूपी या बिहार के रहेंगे। उसमें मेरे पारिवारिक सदस्य भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं सर। कोलकाता तो पूरा प्रवासियों से भरा पड़ा है। कोलकाता, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान, बहुत अच्छे से मैं उस इलाके को जानता हूं। तो आप अपने ठीक है पार्टी लाइन की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मृगेंद्र चौधरी जी, मुझे लगता, मैं इस बात का, और कोई ऑन एयर बोले ना बोले, आदेश जी कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, उनको भी पता है, मैंने कई बार इस चीज को कहा है। मुझे लगता है कि इस देश में एक सशक्त विपक्ष की दरकार है, और राष्ट्रीय स्तर पर वो विपक्ष की जो हैसियत आज के साथ है 6 पार्टियां, लेकिन उसमें कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पैन इंडिया, कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, जिनका फुटप्रिंट है हर जगह पर, हर गांव में, हर जिले में इनके लोग मिल जाएंगे। तो कांग्रेस का कमजोर होना डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी नहीं है।
लेकिन कांग्रेस के साथ ये दिक्कत लगती है मुझे, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, कि वो बाहरी, एक होता है ना प्रॉब्लम, दो तरीके होते हैं, कि एक्सटर्नल एक इंटरनल। कांग्रेस एक्सटर्नल प्रॉब्लम को ज्यादा इंडोर्स करती है, इंटरनल प्रॉब्लम को देखती ही नहीं है। एक कांग्रेस एक्सटर्नल तो छोड़िए, दूसरी पार्टी प्रॉब्लम को भी अपनी पार्टी बना लेती है। बंगाल इलेक्शन में इनको 18 लाख वोट डला है, टोटल 2.97% बनता है। जो तृणमूल को जो है 2,60,000 वोट, 2,60,00,000 डले हैं। बीजेपी को 2,92,00,000 डले हैं। भाई टीएमसी को तो वोट डली है ना, तो वो तो मुद्दा ही अलग है। रही बात कि विपक्ष क्या करता है, मान लीजिए आज हमारे देश में तेल की जो है प्रॉब्लम आई हुई है, तो विपक्ष की जिम्मेवारी क्या बनती है? मुद्दा उठाना चाहिए, पर भाई आपके पास कोई सोल्यूशन है जो आप गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि अगर हम होते वहां पर, हम ऐसे करते, हम यहाँ पे डील करते, हम वो करते, कोई अल्टरनेटिव मॉडल है आपके पास? आपके पास शैडो कैबिनेट तो है। अगर आज कांग्रेस की सरकार बन जाए ना, तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे कि ये मंत्री बनेंगे, ये मंत्री के बनेंगे, और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हैं। पर आप इनको ये बताइए कि समस्या सब बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले बता रहे हैं। भाई आपके पास सोल्यूशन क्या है? दूसरे की गलतियां बताना और अपनी गलतियों को पीछे डालना, ये भारतीय राजनीति में चलता है हमेशा से। ठीक है, आपके सामने तेल की समस्या है, हाँ है, मान लीजिए आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी नाकामयाब हो गया, पर आप क्या करते? आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, क्या पॉलिसी है, क्या मॉडल है कि आप उससे बात करते, उससे बात करते? भाई कुछ है क्या आपके पास? तो देखिए विपक्ष का क्या मुद्दा होता है। विपक्ष पार्टी सरकार को घुटनों पे रखे, बहुत जरूरी है, ताकि सरकार जो है वहां पर जो है ऑटोक्रेटिक ना बन जाए, डिक्टेटर ना बन जाए, संविधान के हिसाब से सरकार चले। पर विपक्ष ये बताए जनता को कि अगर सरकार ऐसा गलत कर रही है और सरकार को ये करना चाहिए, ये सरकार कर सकती है, तब जनता भी समझेगी कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो सोल्यूशन हमें ठीक लग रहा है और इससे फायदा भी होगा। तब कांग्रेस वापस सरकार बना भी पाई। क्यों? क्योंकि जनता को लगेगा कि हाँ अब हमें जो महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, अगर राहुल गांधी जी होते तो राहुल गांधी जी ये करते और इससे हमारा काम बनता। पर वो हवाई फायर नहीं छोड़ना है, आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना पड़ेगा। कांग्रेस के पास अच्छे जो है थिंकर भी हैं, लॉयर भी हैं, बिजनेसमैन भी जुड़े हुए हैं, थिंक टैंक भी उनके पास। आप लेके ये ना पॉलिसी बताइए जनता को कि इस समस्या का समाधान ये है। ज्वेलर के लिए आप सुझाइए इनको कि आप ऐसे ऐसे करके प्रधानमंत्री जी से आप बोलिए, प्रधानमंत्री को जो आप प्रेशराइज करिए। क्यों नहीं करते हो ऐसा? इनके पास है ही नहीं कुछ, केवल और केवल जो है मौजूदा सरकार की गलतियां निकालना, अपने टाइम में फिर गलतियां करना, और जो है उसी गलतियां भूल देना। अगले टाइम जो सरकार बदलती है वो दूसरे गलतियां निकालती रहती है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां चलती है। जब तक आप अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं देंगे, जनता का आपके ऊपर विश्वास कभी नहीं बनेगा, और ये आपको टाइम के साथ करना पड़ेगा, वरना आप सरकार में आने वाले नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी आदित्य जी कुछ करें जल्दी से, सर समय कम है, जल्दी से। मैं अवधेश जाता हूँ, का जवाब देना चाहता हूं। चौधरी साहब, यूपीए 2 के समय में 147 रुपए तक कच्चा बैरल का रेट चला गया था। आज की तेल की समस्या पे आपका क्या सोल्यूशन है वो बताइए हमें, बस हम आपकी बात मानेंगे, प्रैक्टिकल हुआ तो बताइए क्या सोल्यूशन है, क्या कर सकते हैं जो मोदी जी को करना चाहिए, क्या सोल्यूशन है आपके पास बताइए हमें, हम मानेंगे आपकी बात। वो ड्यूटी लेते पहले जी, और 11 पेट्रोल पे ड्यूटी लेते थे। अब ये एक बहुत बढ़िया, आप प्रॉपर नहीं, वो एक चौधरी साहब एक मिनट, आदेश जी वही कह रहे हैं कि आज एक मिनट, आप ठीक है, आपने प्रॉब्लम बता दिया, अब पब्लिक आपसे सॉल्यूशन जानना चाहती है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो बता दें कि ये सॉल्यूशन है, प्रधानमंत्री ये, भारत सरकार ये काम करे, तो सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं ना आप, क्या सॉल्यूशन करे भारत सरकार? यही आपका रोल है जनता के सामने, आपको करना चाहिए, हम चाहते हैं करें आप। धर्मराज जी, बोलिए सर, बोलिए। धर्मराज जी, मैं सिर्फ अपने कोलीग साथी को इतना कहना चाहता हूं, विश्लेषक साहब को, विश्लेषक साहब 1970 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। लोगों के पास या तो दीवार, फिर बैंक में चले गए आप। बात तेल की समस्या की हो रही है, सप्लाई प्रॉब्लम है भाई साहब, सप्लाई की प्रॉब्लम है, तेल आ नहीं रहा है, सप्लाई कैसे पूरी करोगे आप बताओ, कोई मॉडल है? चलिए ठीक है सर, समय नहीं है। विष्णु जी जल्दी से 10-15 सेकंड, विष्णु पांडे, फिर मैं अवधेश के बाद आखिरी कमेंट लेंगे, जल्दी समय दोनों पार्टी गिरा दीजिए नीचे वालों का जो फ्रेम में। हाँ विष्णु जी, भाजपा की सरकार को 2 चीजें करनी चाहिए। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को लाल आंख दिखानी चाहिए और रशिया से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट जो हमारा कम हो चुका उसको बढ़ाना चाहिए, जो डोनाल्ड ट्रंप के झुकाव हो गया। नहीं सुनिए, ठीक है, वो पहला वाला थोड़ा अतार्किक बात है कि वो गाली गलौज करता है उसके जैसे हम भी हो जाएं, ऐसा तो होता नहीं है। जल्दी से अवधेश जी,
जल्दी सवाल अवधेश विश्व में है, लेकिन हमारा भारतवर्ष पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। सभी विपक्षी दलों को साथ में रहना चाहिए, किसी को इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे कि जनता में गलत संदेश जाए, क्योंकि पूरे विश्व इसको झेल रहा है, इसकी मार को, तेल या गैस की। ये आपको ये भी समझना चाहिए जब कांग्रेस सरकार की किस तरह से तेल के लिए पेट्रोल पंप बंद किए गए, तो उनके लिए आदेश दिया गया 4 बजे के बाद बंद हो जाना चाहिए पेट्रोल पंप। और एक बात